जब दुनिया जंग और टैरिफ की आग में जल रही है, जब रूस और मिडिल ईस्ट पर निर्भरता भारत के लिए जोखिम बनती जा रही है, तभी एक गुमनाम अफ्रीकी देश चुपचाप भारत की ताकत बनकर उभरता है। न ज्यादा चर्चा, न सुर्खियां, लेकिन तेल और गैस की सप्लाई में ये देश कर रहा है बड़ा खेल। आखिर कौन है ये सीक्रेट पार्टनर और कैसे अंगोला बन गया भारत के लिए संकट मोचक? आज हम आपको बताएंगे वो रणनीति जो बदल रही है भारत की एनर्जी पॉलिटिक्स। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह इस पर निर्भर करती है। पहले भारत का झुकाव रूस और मिडिल ईस्ट की तरफ था, लेकिन युद्ध, प्रतिबंध और पश्चिमी दबाव ने इस मॉडल को जोखिम भरा बना दिया। यही से शुरू हुई भारत की नई एनर्जी स्ट्रैटेजी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा आज सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये सीधे सीधे उसकी सामरिक स्वतंत्रता, वैश्विक कूटनीति और भविष्य की विकास गति से जुड़ा हुआ सवाल बन चुकी है। और इसी जटिल समीकरण के बीच एक ऐसा देश उभरकर सामने आया है जिसे पहले शायद ही कोई गंभीरता से लेता था, अंगोला। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित ये संसाधन संपन्न लेकिन अपेक्षाकृत गुमनाम देश आज भारत के लिए संजीवनी साबित हो रहा है, खासकर उस दौर में जब दुनिया के बड़े ऊर्जा सप्लायर्स राजनीतिक तनाव, युद्ध और टैरिफ के जाल में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और भारत पर भी दबाव बनाया गया कि वो रूस से तेल खरीद कम करे। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए एक संतुलित रणनीति अपनाई। न तो पूरी तरह रूस से दूरी बनाई और न ही किसी एक देश पर निर्भरता बढ़ने दी। इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है अंगोला से बढ़ता तेल आयात। मार्च 2026 में अंगोला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा, जो ये दर्शाता है कि भारत अब अपने ऊर्जा स्रोतों को लेकर कितनी तेजी से विविधता की ओर बढ़ रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद, जिसमें हंगो और क्लोव ग्रेड के 10-10 लाख बैरल शामिल हैं, सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है जो भारत को वैश्विक दबावों से बचाने में मदद कर रही है। ये समझना जरूरी है कि आखिर अंगोला ही क्यों? दरअसल अंगोला अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो रोजाना लगभग 11 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है और उसके पास करीब 7.78 अरब बैरल का विशाल तेल भंडार मौजूद है। लेकिन सिर्फ उत्पादन ही इसकी ताकत नहीं है, बल्कि इसकी तेल गुणवत्ता भी बेहद अहम है। हंगो और क्लोव जैसे ग्रेड हल्के और कम सल्फर वाले होते हैं, जिससे रिफाइनिंग आसान होती है और पेट्रोल डीजल की अधिक मात्रा निकलती है। यही कारण है कि एशियाई रिफाइनरियां, खासकर भारत की, इस तेल को प्राथमिकता देती हैं। एक्सॉन मोबाइल जैसी वैश्विक ऊर्जा कंपनी के जरिए हुई ये डील ये भी दिखाती है कि भारत अब सिर्फ सरकार से सरकार सौदों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए भी अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित कर रहा है। ये एक तरह से स्मार्ट कूटनीति है, जहां भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय सभी के साथ संतुलन बनाए रखता है। दूसरी तरफ रूस से तेल खरीद को लेकर भारत लगातार पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है। अमेरिका और यूरोप ने कई बार संकेत दिए कि भारत को रूस पर निर्भरता कम करनी चाहिए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी प्राथमिकता उसकी ऊर्जा सुरक्षा है। हालांकि भारत ये भी समझता है कि पूरी तरह रूस पर निर्भर रहना दीर्घकाल में जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अगर भविष्य में प्रतिबंध और कड़े हो जाते हैं या भू राजनीतिक हालात और बिगड़ते हैं तो सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसे में अंगोला जैसे देशों से तेल आयात बढ़ाना एक बैकअप प्लान की तरह काम करता है। ये भारत को विकल्प देता है और विकल्प ही असली शक्ति होते हैं, खासकर वैश्विक राजनीति में। अंगोला के साथ बढ़ता ऊर्जा सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत अफ्रीका संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। भारत लंबे समय से अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, IT सेक्टर हों या फिर ऊर्जा क्षेत्र। अंगोला जैसे देशों के साथ गहरे संबंध बनाकर भारत न सिर्फ अपने लिए संसाधन सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित कर रहा है, जो पिछले 2 दशकों से अफ्रीका में भारी निवेश कर रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो अंगोला सिर्फ एक तेल सप्लायर नहीं,
बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है। वैश्विक भारत की यह बहुस्रोत मल्टी सोर्स ऊर्जा नीति भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। इससे देश न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी बनाए रख रहा है। आने वाले समय में जब वैश्विक राजनीति और भी जटिल होगी, तब ये रणनीति भारत को स्थिरता और लचीलापन प्रदान करेगी। कुल मिलाकर भारत का ये कदम एक दूरदर्शी नीति का उदाहरण है, जिसमें आर्थिक हितों, भू राजनीतिक संतुलन और दीर्घकालिक सुरक्षा तीनों का समावेश है। अफ्रीकी देशों से आयात बढ़ा। सरकार ने गैस के वैकल्पिक स्रोत तलाशने ओमान, नाइजीरिया और अंगोला से खरीद बढ़ाने का फैसला किया है। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में कुल एलएनजी आयात 19.3 लाख टन था, जो मार्च 2026 में घटकर 16.7 लाख टन रह गया, यानी करीब 13% की कमी आई। कतर से आयात में बड़ी गिरावट दर्ज हुई, जबकि अमेरिका, ओमान, नाइजीरिया और अंगोला से आयात बढ़ा। 1,41,449 टन से बढ़कर 2,08,059 है। यूएई से आयात में कमी आई, जिससे सप्लाई में बदलाव साफ दिखता है। अंगोला तेल का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर मार्च 2026 में अंगोला कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा, जिसकी सप्लाई में रूस के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। आंकड़ों के अनुसार रूस से आयात 1042 से बढ़कर 1,975,000 बैरल हो गया, जबकि इराक से आयात घटकर 969 से 235 रह गया। सऊदी अरब से भी गिरावट आई और ये 1036 से 572 हो गया। यूएई, अमेरिका और नाइजीरिया से आयात में भी कमी देखी गई, जबकि अंगोला से आयात 103 से बढ़कर 327,000 बैरल पहुंच गया। कुल आयात फरवरी के 5,202 से घटकर मार्च में 4,439,000 बैरल रह गया, यानी करीब 15% की गिरावट दर्ज हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला दौरे पर। राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको के साथ 9 नवंबर 2025। भारत और अंगोला के संबंधों की कहानी केवल आधुनिक कूटनीतिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास की गहराइयों तक फैली हुई हैं, जो दोनों देशों के बीच एक अनूठे और बहुआयामी रिश्ते को दर्शाती हैं। इन संबंधों की शुरुआत 18वीं सदी तक जाती है, जब 1761 के आसपास भारत और अंगोला दोनों ही पुर्तगाल के उपनिवेश थे। उस समय भले ही दोनों क्षेत्रों के बीच सीधा राजनीतिक या आर्थिक संवाद सीमित रहा हो, लेकिन औपनिवेशिक शासन के साझा अनुभव ने एक ऐतिहासिक कड़ी जरूर बनाई, जिसने आगे चलकर दोनों देशों के बीच समझ और सहयोग की नींव रखी। ये समान उपनिवेशिक विरासत बाद के वर्षों में दोनों देशों के बीच आपसी सहानुभूति और सहयोग का आधार बनी, खासकर तब जब अंगोला अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत ने हमेशा से उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया। अंगोला के मामले में भी भारत ने स्पष्ट रूप से उसकी आजादी का समर्थन किया, जो 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। हालांकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद अंगोला को एक लंबे और विनाशकारी गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, जो 2002 तक चला। इस दौरान भारत ने अंगोला के साथ अपने संबंध बनाए रखे और शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। 1985 में भारत और अंगोला के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, जो इस रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद दोनों देशों ने धीरे धीरे अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। हालांकि गृह युद्ध के कारण शुरुआती वर्षों में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां सीमित रहीं। 2002 में अंगोला में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। देश में स्थिरता लौटने के साथ ही पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भारत ने एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इस समय से भारत और अंगोला के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली। अंगोला, जो अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है, भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। वहीं भारत ने अंगोला को दवाइयों, मशीनरी, खाद्य उत्पादों और अन्य औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया।
जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित और परस्पर लाभकारी बन गया। आज की स्थिति में भारत अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, जो इस रिश्ते की गहराई और महत्व को दर्शाता है। कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% है। जो एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भारत की रिफाइनरियां अब अधिक जटिल और विविध प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम हो गई हैं। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक सप्लायर्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से से तेल खरीद सकता है, बशर्ते वो आर्थिक और रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो। अंगोला का तेल इस नई क्षमता के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और यही कारण है कि हाल के महीनों में इसके आयात में तेजी आई है। अगर भविष्य की बात करें तो यह ट्रेंड और मजबूत हो सकता है। भारत न सिर्फ अंगोला से तेल आयात बढ़ा सकता है, बल्कि वहां के ऊर्जा सेक्टर में निवेश भी कर सकता है, जैसे कि ऑयल फील्ड्स में हिस्सेदारी लेना, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करना या फिर लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स करना। इससे भारत को न सिर्फ स्थिर सप्लाई मिलेगी, बल्कि कीमतों में भी बेहतर नियंत्रण मिलेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि अंगोला आज भारत के लिए एक गुमनाम हीरो बनकर उभरा है। जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी अपने अपने हितों में उलझे हुए हैं, तब ये अफ्रीकी देश चुपचाप भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां शक्तियां नए सिरे से गठित हो रही हैं और जहां स्मार्ट रणनीति ही असली ताकत बनती जा रही है। भारत ने यह समझ लिया है कि आने वाले समय में जो देश अपने संसाधनों और सप्लाई चेन को नियंत्रित करेगा, वही वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा रहेगा। और अंगोला के साथ बढ़ती साझेदारी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत की ऊर्जा रणनीति में हाल के वर्षों में जो बदलाव देखने को मिला है, वो केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरी भू राजनीतिक समझ का परिणाम है। लंबे समय तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सीमित देशों पर निर्भर रहा, विशेष रूप से पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों पर। लेकिन वैश्विक राजनीति में बढ़ती अनिश्चितताओं, युद्धों, प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने भारत को ये एहसास करा दिया कि एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है। यही कारण है कि भारत अब अपनी तेल खरीद नीति को विविध बना रहा है और अलग अलग देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित न हो। इस रणनीति के तहत भारत ने हाल के समय में कई नए स्रोतों से तेल खरीदना शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर शेल के माध्यम से अबू धाबी का मर्बन क्रूड, मर्क्यूरिया ग्रुप से अपर जाकुम और ब्राजील की सरकारी कंपनी पेट्रोब्रास से बुजियोस क्रूड का आयात किया गया है। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों और कंपनियों से आने वाले तेल के स्रोत हैं, जो भारत की ऊर्जा टोकरी को संतुलित और सुरक्षित बनाते हैं। इससे न केवल सप्लाई का जोखिम कम होता है, बल्कि भारत को कीमतों के मामले में भी बेहतर सौदेबाजी मिलती है। जब किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता कम होती है, तो वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का असर भी सीमित हो जाता है। हालांकि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की रणनीति कुछ समय के लिए रूस की ओर झुकी थी। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते रूस ने अपने तेल को भारी छूट पर बेचना शुरू किया, जिसका भारत ने पूरा फायदा उठाया। परिणाम स्वरूप रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया और भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में रूसी तेल खरीदा। ये कदम पूरी तरह व्यावहारिक था, क्योंकि इससे भारत को सस्ता तेल मिला और घरेलू महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिली। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं रह सकती थी। समय के साथ रूस पर प्रतिबंध और कड़े होते गए। खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए सेकेंडरी सैंक्शंस और वित्तीय प्रतिबंधों ने रूस से तेल खरीद को जटिल बना दिया। भुगतान प्रणाली, बीमा, शिपिंग और बैंकिंग से जुड़ी बाधाएं बढ़ने लगीं। इसके अलावा अमेरिका ने रूसी तेल को रोकने के लिए टैरिफ और अन्य उपायों का सहारा लेना शुरू किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इस स्थिति में भारत के लिए केवल रूस पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता था। इसी कारण भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और फिर से ओपेक देशों और अन्य क्षेत्रों की ओर रुख किया। दिसंबर के आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि रूस से भारत का तेल आयात 2 साल के सबसे निस्तर पर पहुंच गया,
जबकि ओपेक देशों से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये भाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन का संकेत है। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं तो याद रखिए, उसके पीछे सिर्फ तेल नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी काम कर रही है, और उस स्ट्रैटेजी का हिडन हीरो है अफ्रीका का गुमनाम देश एंगोला। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए क्या भारत को और देशों के साथ भी ऐसे पार्टनरशिप्स बनानी चाहिए।